वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस के, कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में, कंप्लीट सिलेबस की और मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 100+ सेक्शनल मॉक टेस्ट और आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। चार्जेस की परवाह न करें, फ्री है, टोटली फ्री। ओनली 150 रुपये जो एप्लीकेशन चार्जेस हैं वो आपको यहाँ पर लगेंगे और कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं लगने वाला। आपको बता दें, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर और जीके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके कंप्लीट नोट्स एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ कंप्लीट लेक्चर्स और मॉक टेस्ट भी उसके अपलोड हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स जो हम अभी क्लासेस हमारी चल रही हैं, इसके नोट्स ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं कंप्लीट करके। क्लासेस हमारी अभी चल रही हैं। साइंस और बाकी जो कुछ सब्जेक्ट्स हमारे पेंडिंग हैं उसके बाद एप्लीकेशन पे अपलोड किए जाएंगे। और जो एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको वहीं पर मिलेगा, उनको एप्लीकेशन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, इसका लिंक जो है एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। सिर्फ डिफरेंस नहीं पढ़ना, आप सोचोगे यार डिफरेंस देके सर खत्म नहीं है, अभी ये स्टार्ट है। हम स्टार्टिंग में डिफरेंस बताएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल में क्या डिफरेंस है, और फिर एक एक करके दोनों को, मॉनेटरी पॉलिसी को डिटेल से, फिस्कल पॉलिसी को डिटेल से पढ़ा जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इधर उधर वीडियोज़ देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या डिफरेंस है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल का। आपको अगर यहाँ से समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, आगे हम डिटेल से एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है। यहाँ पर अथॉरिटी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पहला पॉइंट आपने याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, रेगुलेट करती है मनी सप्लाई और क्रेडिट को। मनी सप्लाई का रेगुलेशन कौन देखता है, मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाता है। और फिस्कल पॉलिसी में मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की जाता है। ये आपने याद रखना है। मनी सप्लाई की बात आए, मॉनेटरी पॉलिसी, और यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर रेवेन्यू की बात आए, उसको कैसे मैनेज करना है, पैसा गवर्नमेंट के पास कैसे आएगा टैक्स वगैरह से और कैसा वो खर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें फिस्कल पॉलिसी में डिस्कस की जाएंगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है प्राइस स्टेबिलिटी लाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दूसरी तरफ देखें तो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ लाना, इक्विटी लाना। टूल्स क्या यूज़ होते हैं प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, कम किए जाएंगे, वो उस पे डिपेंड करता है कैसी सिचुएशन है इकोनॉमी की। रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। ये हमारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। और फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज़, बोरोइंग्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें नेचर ऑफ इम्पैक्ट, तो शॉर्ट टर्म, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी शॉर्ट टर्म होती है ये चेंज हो सकती है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी होती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म होती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें, देखो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल करता है, तो इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। और दूसरी तरफ जो फिस्कल पॉलिसी की बात करें, फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है, साथ में गवर्नमेंट जो है अप्रूवल, लेजिस्लेशन से अप्रूवल की जरूरत होती है। जैसे अभी देखो जीएसटी, कोई बिल पास करना है जीएसटी का, तो वो लेजिस्लेशन में जाएगा। टैक्सेस की बात है, बढ़ाना है, कम करना है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सारी चीज़ें यहाँ पर पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मॉनेटरी जो है पॉलिसी हाईली फ्लेक्सिबल है, कैन बी चेंज क्विकली। आरबीआई कभी भी चाहे तो महीने के बाद भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, मनी की सप्लाई को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें फिस्कल पॉलिसी में, क्योंकि बजट प्रोसेस हमारा यहाँ पर बजट बनता है, गवर्नमेंट बजट बनाती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो बजट जनरली आप देखते हो कि 1 साल के लिए बनता है, तो बीच में उसको चेंज करना इतना ईजी नहीं रहता है, तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखी जाती फिस्कल केस में। ठीक है। तो फोकस एरिया की बात करें तो लिक्विडिटी एंड क्रेडिट कंट्रोल पे मैन फोकस रहता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और फिस्कल पॉलिसी का डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट पे फोकस रहता है। इम्प्लीमेंटेशन थ्रू आउट द ईयर ये चलती रहती हैं, और थ्रू द एनुअल बजट, यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी एनुअल बजट के ही थ्रू आती है। इफेक्टिवनेस, कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और फिस्कल पॉलिसी यूज़ में आती है, किसके लिए ये पॉलिसी होती है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये एक डिफरेंस था, ताकि आपको आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका थोड़ा एक आइडिया रहे कि मॉनेटरी क्या है और फिस्कल क्या है। बहुत सारे एस्पिरेंट तो यहीं से एक प्रॉपर आइडिया उनके माइंड में आ चुका होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हमारा आएगा मॉनेटरी पॉलिसी, इसको हम देखेंगे, फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस किया जाएगा।
जैसे कि ऊपर मैंने डिफरेंस में ही बताया, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आपने एक वर्ड याद रखना है यहाँ पर, मनी सप्लाई, और कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई। ये कलर में लिखा है, यही लाइन बड़ी है इसको समझने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू द पॉलिसी अडेप्टेड बाय, इसको कौन अडेप्ट करता है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक जो होता है, इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई है। आरबीआई इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ देखते हैं, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो मनी सप्लाई की बात, यहाँ मनी सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, वो सारी चीज़ें इसी पॉलिसी में देखी जाती हैं इन द इकोनॉमी टू अचीव। तो इसका मकसद क्या है मॉनेटरी पॉलिसी को, टू अचीव द प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं, आगे हम देखेंगे फिस्कल में, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाएगी। अच्छा जी, अब देखो ये जो आपको पता है मनी सप्लाई के रिलेटेड ही हम बात करें, तो मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, कम की जाए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वो है इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट का सबसे पहले समझना, आप कहोगे यार सिलेबस में नहीं है, ये इसी मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट समझने हैं। पहले मैं आपको ब्रीफली इंटरेस्ट रेट बता दूँ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, CRR, SLR, तो ये है आपके इंटरेस्ट रेट्स। इसको हम आगे एक एक करके भी समझेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहीं से समझ जाएंगे, आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी देखने की इसको। बैंक रेट देखो, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, ध्यान से सुनो, ये किसकी बात चल रही है, इंटरेस्ट रेट की, ठीक है। इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट क्या है, रेपो इंटरेस्ट रेट क्या है, देखो रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR, SLR क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होते हैं, आरबीआई लेंड्स लॉन्ग टर्म मनी टू बैंक्स, ठीक है, नो रीपरचेज एग्रीमेंट। एक ऐसा, यहाँ देखो ये सपोज ये आरबीआई है, ठीक है, और ये बैंक है। आरबीआई जो पैसा देता है बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, याद रखना है, आरबीआई पैसा जो बैंक को देता है, अब इसमें कहो बैंक लेता है या आरबीआई देता है, बात एक ही होती है, ठीक है। आरबीआई जो मनी लैंड करता है लॉन्ग टर्म मनी टू द बैंक, तो इसको बैंक रेट कहा जाए, यानी इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, इसको नहीं, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, किस पे, जो लॉन्ग टर्म मनी आरबीआई बैंक को देता है, इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपका बैंक रेट आएगा। क्लियर, लॉन्ग टर्म मनी जो आरबीआई बैंक को देता है, या आप कहो बैंक आरबीआई, जो कमर्शियल छोटे बैंक हैं वो बड़े आरबीआई सेंट्रल बैंक से जो पैसा लेते हैं, उस पे जो छोटे बैंकों को इंटरेस्ट देना होगा आरबीआई को, उसको बैंक रेट कहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए है। और रीपरचेज एग्रीमेंट का मतलब है, यहाँ पर ये कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हाँ भाई वापस से इनको रिवर्स में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। और दूसरा आता है आपका यहाँ पर रेपो रेट। रेपो रेट, आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म मनी टू द बैंक। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या फ़र्क है बताओ, सामने दिख रहा है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म यहाँ हो सकता है सिर्फ एक दिन के लिए, या ज़्यादा 14 दिन के लिए, 14 डेज तक को जो लोन या पैसा जो आरबीआई देता है छोटे बैंक्स को, उस पे जो इंटरेस्ट लेता है आरबीआई छोटे बैंकों से, उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। क्लियर, फिर से बता दूं, बैंक रेट क्या था, ये है बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट हो गया जो लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई छोटे बैंक को पैसा देता है, उस पैसे देने पे जो इंटरेस्ट आरबीआई लेगा उसको बैंक रेट कहेंगे। और जो यही सेम अगर आरबीआई छोटे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए, जो 1 दिन से लेकर 14 दिन तक का जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है आरबीआई छोटे बैंक्स को, उस पैसे पे जो इंटरेस्ट लेता है आरबीआई, उस इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। क्लियर, ओके। अब रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो गया। इस केस में क्या है कि जो छोटे बैंक पैसा देते हैं, जमा करते हैं आरबीआई में, उस पे जो छोटे बैंक आरबीआई से इंटरेस्ट लेते हैं, इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। आरबीआई बारो मनी, देखो यहाँ आप कहोगे आरबीआई बारो मनी, बारो होगा लेना, आरबीआई लेना, यहाँ इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, छोटे बैंक देंगे, बैंक जमा कराएंगे आरबीआई में, यहाँ आरबीआई लेगा, एक ही बात हुई ना, ठीक है। तो छोटे बैंक से बड़े आरबीआई की तरफ जो पैसा जाता है, या आरबीआई बारो करता है, लेता है, लोन लेगा, पैसा लेगा, उठाएगा छोटे बैंक से, उस पे आरबीआई जो छोटे बैंकों को इंटरेस्ट देगा, यहाँ पर देगा, लेगा नहीं, देगा, उस इंटरेस्ट को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। कोई दिक्कत है तो आगे हमने एक्सप्लेनेशन भी रखी है इसकी। ओके, CRR, कैश रिजर्व रेशो। CRR क्या है बताओ, कैश रिजर्व रेशो होता है कैश केप्ट विद आरबीआई, नो इंटरेस्ट। जो पैसा छोटे बैंकों का, ऐसा कुछ पैसा एक फिक्स किया होता है, CRR जो आरबीआई ने फिक्स किया होता है कि इतना पैसा आपको हमारे पास रखना है। सारे बैंकों को कह दिया, कमर्शियल बैंक जितने भी छोटे बैंक, आप इन्हें कहा कि भाई इतना पैसा आपने हमारे पास रखना है। लगभग ये मेरे ख्याल से आगे हम देखेंगे, ये मेरे ख्याल से 18% है कि इतना पैसा आपने आरबीआई में रखना है, ठीक है। और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपलसरी पैसा है, ये आपने हमारे पास जमा करा के रखना है, ठीक है। इसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश केप्ट विद आरबीआई, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड
लिक्विडिटी रेशियो, देखो ये वो पैसा है, लिक्विड एसेट केप्ट विद बैंक। एक बैंक है, ये अब छोटे बैंक, अब यहाँ पर इधर उधर की बात नहीं है, सीधा एक बैंक है, उस बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए, कंपलसरी पैसा, जो कि लोगों का, जो लोगों के पैसे हैं जो किसी वक्त में निकालने। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपया है मेरे अकाउंट में, मैं गया एटीएम में, बैंक में गया, मैं 1 लाख रुपया निकालना है मुझे अपना पैसा, बैंक वाले कहेंगे हमारे पास पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, जो पैसा उनको देना है लोगों को, जो लोगों का पैसा है वो उनके पास होना चाहिए, ठीक है, वो उनके पास होना ही चाहिए। तो इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ओके, ये आगे अगर यहाँ से समझ नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको एक एक करके भी समझेंगे। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहीं से समझ आ गया होगा कि ये इंटरेस्ट रेट्स क्या है। फिर भी हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं। यहाँ पर आते हैं बैंक रेट, जो अभी हमने सुना ऊपर। बैंक रेट इज द रेट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिसमें जो आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन छोटे बैंक को देता है, उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाता है आरबीआई उन पे कि भाई इतना पैसा ले लो, इतना % इंटरेस्ट आपने देना है, उसको कहते हैं बैंक रेट। इस केस में जो है कोई रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन नहीं होता कि हाँ भाई ये आपने रिटर्न में ऐसा ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। रेपो रेट की बात करें, इज़ द इंटरेस्ट रेट, ये एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। यहाँ पर शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक को दिया जाएगा, वो ओवरनाइट के लिए हो सकता है या 14 डेज तक हो सकता है, और आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज व्हेन रेपो रेट इज रिड्यूस्ड बैंक लोन बिकम चीपर। तो ये तो सिंपल सी बात है, जब रेपो रेट कम होगा तो बैंक लोन्स होंगे वो चीपर होंगे, ठीक है। तो ये रेपो रेट क्या है ऊपर हमने आपको बता दिया क्लियरली। ये आरबीआई जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है बैंक को, वो ओवरनाइट या 14 डेज तक होगा, तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगाता है इसको रेपो रेट कहेंगे। रिजर्व रेपो रेट उल्टा हो गया, जो छोटे बैंक बड़े आरबीआई को देते हैं या आरबीआई लेता है, बारो करता है मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड, इस पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं रिजर्व रेपो रेट। ओके, इट यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जर्व एक्सेस मनी। ये क्यों रिजर्व रेपो रेट क्यों करता है आरबीआई, क्यों पैसा उठाता है और इंटरेस्ट भी देता है, ताकि जो एक्स्ट्रा जो हम कहेंगे एक्सेस मनी जो बैंक्स के पास है उसको अपने पास ले आए, ठीक है। फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम में अगर ज़्यादा पैसा बैंकों के पास है तो थोड़ा अपने पास रखेगा। हायर रिजर्व रेपो रेट इनकरेज बैंक्स टू पार्क मोर, जितना ज़्यादा रेपो रेट होगा तो बैंक ज़्यादा आरबीआई में पैसा जमा कराएंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। मैं आपको बताऊं तो इतना आपने समझना है, ये वो पैसा है जो बैंकों के पास जो है अपने पास मिनिमम परसेंटेज, एक मिनिमम परसेंटेज जो 18% रखी गई है कि 18% मिनिमम परसेंटेज रखी गई है, जी इतना पैसा बैंकों के पास रखना ही, चाहे वो कैश में, गोल्ड में, अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये आप याद। और CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, परसेंटेज ऑफ बैंक्स NDTL दैट मस्ट बी केप्ट एज कैश विद आरबीआई। ये एक ऐसी कुछ परसेंटेज फिक्स की है कि ये पैसा आपने आरबीआई के अंदर, आरबीआई में जमा रखना ही रखना है। NDTL होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसको सिंपली कहें तो टोटल बैंक, इसको सिंपली कहें टोटल मनी दैट बैंक हैज़ टू पे बैक टू इट्स कस्टमर। वो इतना पैसा जितना बैंकों को कस्टमर्स को देना है, वो इतना पैसा एटलीस्ट जो है वो रिजर्व रखना है आरबीआई में, इसको CRR कहते हैं। और इस पर कोई भी बैंक जो है डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दिस मनी। तो ये आपने सिंपली याद रखनी है चीज़ें। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसका मॉनेटरी पॉलिसी की टाइप्स। तो अभी तक हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट किया हमने, उसमें देखा हमने इंस्ट्रूमेंट कैसे कंट्रोल किया जाए, इंटरेस्ट रेट देखे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी का, वो है आपका टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जनरली मॉनेटरी पॉलिसी जो है 2 तरह की होती है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नाम से पता चल एक्सपेंड करना, कंट्रैक्ट करना, लूज और टाइट, यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। एक्सपेंशनरी, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, टंग प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आपको बताया है। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, इट इज़ अडॉप्टेड व्हेन आरबीआई इंक्रीज मनी सप्लाई। ये पॉलिसी कब अडॉप्ट होती है और कंट्रैक्शनरी कब अडॉप्ट होती है। आरबीआई जब मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहे तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करता है, अडॉप्ट करता है। मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए रिड्यूस करने का पड़ेगा टैक्स रेट्स को, टैक्स रेट कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो लोगों को ऑफर्स देंगे, हाँ भाई इतने 5% पे लोन ले लो, ये ले लो, ऑफर इंटरेस्ट बिल्कुल कम है, ये गाड़ी उठा लो, कोई इंटरेस्ट नहीं, फलाना ये कर लो। तो इससे क्या होगा, आरबीआई चाहेगा कि मनी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़े मनी की, ठीक है, टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़े, लोगों के पास पैसा आए, लोगों को पैसा दो, लो जी लो, आप भी लो, ये लो आप भी लो, और लो और उड़ाओ।
तो ये होता है एक्सपैंड करना, फैला देना, लूज पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है। ये कब में यूज़ आती है, ऐसा क्यों करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए? ये आती है जब इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाए, रिसेशन आ जाए। रिसेशन होता है जब इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, लोगों के पास पैसा खत्म हो गया, लोगों की डिमांड कम पड़ेगी, लोग परचेज नहीं कर रहे चीज़ों, तो इस केस में जो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई लागू करता है। व्हेन ग्रोथ एंड डिमांड आर लो, तो इस केस में जो है ये यूज़ में आती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज मनी सप्लाई, एक्सपेंशनरी, बढ़ाया जाए मनी सप्लाई को, ताकि इनकर्ज किया जाए। दूसरा, इनकर्ज करना बोरोइंग के लिए, लोगों को इनकर्ज करना, आ भाई आओ लोन ले लो, उठाओ पैसा जी, उठाओ करें मज़े, 5% पे उठा लो जी, 3% पे उठा लो जी। तो ये होता है एक्सपेंशनरी। इसमें इनकर्ज किया जाए लोगों को कि आप पैसा उठाओ, लोन लो। बूस्ट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने, कंजप्शन बढ़ाओ, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाओ, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हमारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। दूसरी तरफ आपका आ जाता है कंट्रैक्शनरी, यहाँ पर खींचना है, टाइट। यहाँ पर क्या करेगा, ये कब अडॉप्ट करता है, जब आरबीआई चाहता है मनी सप्लाई को रिड्यूस करना, मनी सप्लाई कम करना चाहता है, तो इस केस में इंक्रीज किए जाएंगे इंटरेस्ट रेट। ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जनरली जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है ना, अब इन्फ्लेशन अभी हमारा इसमें नहीं पड़ा हमने, तो इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वैल्यू नहीं रहती मनी की, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं चीज़ों की। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है आरबीआई के द्वारा। इसमें मनी सप्लाई को रिड्यूस किया जाता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर। हाई इन्फ्लेशन हो जाए तब यूज़ में आएगी व्हेन डिमांड इन द इकोनॉमी एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा डिमांड इकोनॉमी, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा पड़ गया है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा, लोगों के पास बहुत ज़्यादा डिमांड आए तब भी तो डिमांड पूरी नहीं होती, तो इस केस में ये लागू की जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस करा जाए मनी सप्लाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, रिड्यूस किया जाए एक्सेस जो डिमांड लोगों की है, तो इसके लिए कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इतनी सी बात है, ये इतना कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको सुनने में नहीं सही लग रहा है, जब आप इसकी नोट्स प्रिंट निकाल के आपके सामने होंगे ना, 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली जो है ये आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आते हैं दूसरा टॉपिक, जो पहले हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी, अब हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, और भी कुछ चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो एंड में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी रेफर टू the policy of the government are related to raising revenue and spending money to achieve the economic objectives such as growth, stability, equity, development. सिंपली देखो, फिस्कल पॉलिसी डील करता है पैसा कैसे गवर्नमेंट लाए टैक्स लेकर, और उसको जो पैसा लाया है इसको कैसे खर्च करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं फिस्कल पॉलिसी में। पैसे के लिए बजट भी बनता है यहाँ पर। बजट आप देखते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो आर्टिकल 112 जो है बजट के रिलेटेड है, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात चलेगी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू है उसके बारे में हम फिस्कल पॉलिसी में बात करेंगे। मॉनेटरी में हम आरबीआई देखता है उसको कैसा पैसे, मनी सप्लाई, ये वो इंटरेस्ट रेट, सारी चीज़ें देखते हैं हम। लेकिन इस केस में गवर्नमेंट की बात चलेगी, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है, कैसे रेवेन्यू अपना बढ़ाती है, किस तरह से टैक्स लगाती है, सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएंगी। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम 3 टाइप डिस्कस करते हैं। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है बराबर हो जाए किसकी, टोटल रेवेन्यू की। जितना कमाया, 100 रुपये कमाती है गवर्नमेंट टैक्स लेकर, 100 रुपये खर्च करती है, तो ये हो जाता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। नो इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड, कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट बढ़ेगा नहीं है, एग्रीगेट डिमांड ना बढ़ेगी ना कम होगी, कोई उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल जितनी स्पेंडिंग होगी उतना ही पैसा रेवेन्यू टैक्स से आएगा। तो ये होता है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगा? जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाए टोटल रेवेन्यू से, यहाँ पर स्पेंडिंग ज़्यादा कर दे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू 100 रुपया था लेकिन खर्चा इसने कर दिया कितना, गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया 120 रुपया, तो वो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा हो गए, तो यहाँ पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इसको कहेंगे। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसके टोटल रेवेन्यू से बढ़ जाए, तो इसको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। रिडक्शन ये कैसे लाई जाए, ये अडॉप्ट कैसे होती है? रिडक्शन इन द टैक्सेस, टैक्स को कम किया जाए, एंड इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे और टैक्स को कम करेंगे, ठीक है। तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा जब हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी अपना खर्चा और टैक्स कम लेगी। देखो टैक्स कम लेगी तो डेफिनेटली रेवेन्यू कम हो जाएगा, अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो इस केस को हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये यूज़ होती है ड्यूरिंग रिसेशन, अगर रिसेशन हो जाए तो उस केस में जो है ये लाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव है स्टिमुलेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को और बूस्ट करना डिमांड को, ताकि डिमांड
बढ़े। डिमांड टैक्स कम होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ आता है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होती है एज़ कम्पेयर टू द रेवेन्यू। पैसा ज़्यादा 100 रुपया गवर्नमेंट टैक्स से ले रही है और 80 रुपया सिर्फ खर्च रही है, तो इसको कहते हैं कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इंक्रीज इसको कैसा अडॉप्ट किया जाता है, इसमें क्या करते हैं कि टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देते हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं, तो ये लागू हो जाती है। इसको खास करके इन्फ्लेशन के टाइम में यूज़ में लाया जाता है और मैनेज करने के लिए फिजिकल डिफिशिट क्या है, बजट डिफिशिट, रेवेन्यू डिफिशिट, ये क्या है, ये भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये इतना मुश्किल नहीं था, आई होप आपको समझ आ गया। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप गो थ्रू कर लेना नोट से। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ बजट पे भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डिफिसिट बजट क्या होता है। ब्रीफली आपने इतना याद रखना है कि बैलेंस बजट होता है जब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो पैसा गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया टैक्सेस के थ्रू, जो भी पैसा गवर्नमेंट कमाया, गवर्नमेंट ने वो उतना ही एक्सपेंडिचर किया, बराबर, ठीक है। 100 रुपये गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया टैक्सेस के थ्रू या जैसे भी रेवेन्यू कमाया, उतना ही जो है एक्सपेंडिचर कर दिया, खर्चा कर दिया, बराबर। इसको बैलेंस बजट कहते हैं। सरप्लस बजट होता है, सरप्लस नाम से पता चला ज़्यादा कमाया, ज़्यादा पैसा होना। डिफिसिट होता है कम होना। यहाँ पर गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है मोर देन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास सपोज अगर 120 रुपया है, वो 100 रुपया खर्च देती है तो 20 रुपया बच जाता है, ये होता है सरप्लस बजट। डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए, इसको डिफिसिट बजट कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इधर से भी आपको एक बन सकता है, लेकिन यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ डिफिसिट पे। तो ये आपने याद रखना है, टाइप्स ऑफ डिफिसिट। तो यहाँ पर डिफिसिट का मतलब समझ लो तो आपको आगे समझ आएगी इसकी टाइप्स। डिफिसिट होता है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर आवर रिसिप्ट्स। तो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर एक हिसाब से देखो गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, आ रहा है तो और खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशंस को, इसको हम डिफिसिट कहते हैं। कम होना, कमी की बात याद रखना यहाँ पर चलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू डिफिसिट की। रेवेन्यू डिफिसिट हुआ यानी रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, छोटे डे टू डे जो खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, सैलरीज वगैरह ये वो देना, वो वाला एक्सपेंडिचर, उस जो रिसिप्ट है, जो डेली में पैसा कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, इकट्ठा हो रहा है गवर्नमेंट के पास, वो कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे रेवेन्यू डिफिसिट। हमने इसको आगे एक्सप्लेन भी किया है, पहले तो कोशिश करो यहीं से समझ आ जाए आपको। फिजिकल डिफिसिट का मतलब हुआ टोटल जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर। ये रेवेन्यू में हम सिर्फ रेवेन्यू जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होते हैं, टोटल में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आ जाता है। अगर आपने अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़ी, आपको एक्सपेंडिचर की 2 टाइप्स पता होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ये आपको उधर से ही आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। टोटल जो एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है, वो जो है उसमें से माइनस कर दो टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट्स, ये आपका बनता है डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट। और प्राइमरी डिफिसिट होता है जब फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट टू अदर जो है वो माइनस किया जाए। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट होता है, रेवेन्यू में अगर हम सही तरह से नया किस्म का रेवेन्यू डिफिसिट निकालना चाहे तो वो आपका होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। वो क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट जो आपने निकाला, टोटल जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट का लिया, तो आपका रेवेन्यू डिफिसिट आ जाएगा। रेवेन्यू डिफिसिट में से अगर ग्रांट गिवन टू स्टेट माइनस कर दो तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट आया। कोई समझ आपको नहीं आई, आई नो, यहाँ इसीलिए हमने डिटेल से यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देखो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका रेवेन्यू डिफिसिट। ये ऐसी कंडीशन है इकोनॉमी के अंदर जो कि बहुत ही बैड होती है इकोनॉमी के लिए। ये कंडीशंस आप समझ लो, जब पैसा जो है कम पड़ जाए गवर्नमेंट के, डे टू डे खर्चे का ही पैसा कम पड़ जाए, तो बुरा हाल हो गया, खस्ता हालत है उस इकोनॉमी की, जहाँ पर रेवेन्यू डिफिसिट हो जाए। रेवेन्यू डिफिसिट मतलब सिंपली समझ लो कि जहाँ पर जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो डेली इनकम से भी जो है ज़्यादा हों। एक्सपेंसेस ज़्यादा, डेली इनकम पैसा कम, ठीक है। आमदनी 98 खर्चा रुपया, एक मुहावरा होता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका रेवेन्यू डिफिसिट है इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। इट शोज़, ये कंडीशन क्या शो करती है, ये इकोनॉमी में कंडीशन हो जाए, इसका मतलब है इट शोज शॉर्टेज इन डेली इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो डेली इनकम पैसा आ रहा है उसमें शॉर्टेज आ रही है। वो जो गवर्नमेंट की इनकम है, गवर्नमेंट इज़ नॉट अर्निंग एनफ टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट, सब्सिडीज, इनके लिए जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस, ये नहीं पूरे कर पा रही गवर्नमेंट, शॉर्टेज हो जाती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू इनकम में, तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डिफिसिट। इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर लिखा है कि डेली एक्सपेंसेस जब डेली इनकम से बढ़ जाएं, गवर्नमेंट के डेली एक्सपेंसेस डेली इनकम से बढ़ जाएं, तो उसको हम रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। बहुत ही खतरनाक है ये इकानमी के लिए, बहुत ही खतरनाक। इसके बाद आता है आपका फिजिकल डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन बोरोइंग रिसिप्ट्स। नहीं समझ आया तो आप समझे, इट शोज हाउ मच मनी गवर्नमेंट नीड्स टू बारो इन अ ईयर। तो आप इसको सिंपली भी कह सकते हो
देखो जो कि जितना खर्चा किया वो जितनी रिसिप्ट हुई वो उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है, जो चाहे वो वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लेती है वो। तो ये उससे पहले ये निकालना पड़ता है कि फिजिकल डिफिसिट यानी कितना कम पड़ रहा है, कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। अगर 100 रुपया आपके गवर्नमेंट ने कमाया, अगर 120 रुपया खर्च कर दिया तो आपका फिजिकल डिफिसिट कितना हुआ 20, तो उसका मतलब है 20 रुपया आपको लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, 20 रुपया लोन लेना पड़ेगा आपको, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से लो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे लो। तो ये चीज़ बताती है फिजिकल डिफिसिट में, इट इंडिकेट ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द गवर्नमेंट। ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ क्या है वो बताती है। अगर फिजिकल डिफिसिट है तो हालत तो ख़राब ही है। इन शॉर्ट हम कहें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, गवर्नमेंट का ओवरऑल टोटल खर्चा जो है, उसके ओवरऑल टोटल खर्चे, यहाँ पर ओवरऑल बात कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट की। ऊपर हमने रेवेन्यू में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की थी और रेवेन्यू रिसिप्ट की जो डे टू डे खर्चे होते हैं। दिस फिजिकल डिफिसिट लीड्स टू मोर लोन एंड डेट्स। देखो डेफिनेटली जब फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा, पैसा गवर्नमेंट के पास कम होगा, यानी खर्चा ज़्यादा, रिसिप्ट कम है टोटल ओवरऑल, तो गवर्नमेंट को लोन जो है लेने की ज़रूरत पड़ेगी। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दो। इट शोज न्यू डिफिसिट, एक नए किस्म का डिफिसिट बताता है, एक्सक्लूडिंग द ओल्ड लोन इंटरेस्ट। देखो इसका मतलब है हमें प्रॉपर फिजिकल यहाँ पर निकालना है प्राइमरी में। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पुराने लोन थे उसकी इंटरेस्ट है उसको निकाल दो। हेल्प टू नो वेदर गवर्नमेंट इज़ बोरोइंग फॉर डेवलपमेंट। जैसे अगर सपोज अगर किसी से बैंक गवर्नमेंट पैसा ले रही है, जब डिफिसिट हो जाता है गवर्नमेंट को लोन ही लेना पड़ता है। जब वो पैसा ले, पता तो चले भाई प्राइमरी डिफिसिट है, तो अगर इसमें इंटरेस्ट, पुराने इंटरेस्ट को रिमूव करना, माइनस कर दो, तो वो निकलेगा आपका प्राइमरी डिफिसिट। फिजिकल डिफिसिट में से जो इंटरेस्ट पेमेंट है, जो पहले लोन लिए हैं उनके इंटरेस्ट पे करना, उसको माइनस कर देना, ताकि पता चले ये ब्रोजिंग हो रही है, यानी जो लोन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ये डेवलपमेंट के लिए है या फिर ओनली टू रीपे द ओल्ड लोन, या सिर्फ पुराने लोन को रीपे करने के लिए है। शॉर्ट में कहें तो डिफिसिट विदाउट इंटरेस्ट बर्डन, ऐसा डिफिसिट है जिसमें इंटरेस्ट बजट बर्डन नहीं होगा, यानी इसमें इसलिए हमने माइनस कर दिया इंटरेस्ट पेमेंट को। शोज द करंट ईयर रियल स्पेंडिंग, तो रियल स्पेंडिंग इसमें निकलती है, रियल स्पेंडिंग जो करंट ईयर की। अब ओवरऑल हम पीछे डिफिसिट में देखते हैं, फिजिकल में तो सारा पूरा निकलता है, उसमें पिछले लोनों के जो इंटरेस्ट वगैरह वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी डिफिसिट में ऐसा नहीं होता। इफेक्टिव रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू डिफिसिट हमने निकाला, लेकिन एक बात और अच्छे से अगर रेवेन्यू डिफिसिट का पता चले कि रेवेन्यू में डिफिसिट कैसे है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट से पता चले। गवर्नमेंट ने सोचा यार अब ये तो देखो भाई ठीक है हमने निकाल लिया, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डिफिसिट, लेकिन उसमें से माइनस कर दो ग्रांट टू द स्टेट। अगर कुछ स्टेट्स को ग्रांट दी है, स्टेट को ग्रांट दी है विच आर यूज्ड फॉर एसेट क्रिएशन, और उस ग्रांट से स्टेट ने एसेट क्रिएट किए, स्कूल, रोड, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू डिफिसिट नहीं हो जाए, क्योंकि ये तो हमारा कैपिटल में उन्होंने लगा दिया, तो इसीलिए इसको माइनस में करेंगे। ठीक है, ये जो पैसा है उन्होंने कैपिटल, क्योंकि एसेट क्रिएशन करना ये कैपिटल है आपका, एक्सपेंडिचर आ जाता है, इसलिए इसमें से माइनस की। एक्चुअल रेवेन्यू लॉस गवर्नमेंट का है वो पता चलेगा, क्योंकि अगर हम कहें कि ठीक है रेवेन्यू डिफिसिट में हमने देखा टोटल रेवेन्यू खर्चे जो है वो जो इनकम होती है, रेवेन्यू इनकम, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, यानी जो डे टू डे इनकम होती है वो कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आपका आता है रेवेन्यू डिफिसिट। लेकिन उसमें अगर हम बात करें, कुछ पैसा गवर्नमेंट स्टेट्स को ग्रांट करती है, अगर वो उसमें से कैपिटल क्रिएट कर दें, एसेट क्रिएशन कर दें, तो वो माइनस करना बनता है। मोर रियलिस्टिक जो है ये, अगर रेवेन्यू डिफिसिट को अच्छे से समझना है, यानी निकालना है, तो उसके लिए आप इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट ही निकालेंगे। आपको एक और पॉइंट ऐड करूंगा, बस क्लोज करने वाला हूं। फंड्स पे भी नज़र लगा लो। 3 टाइप्स ऑफ फंड्स इंडिया में होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों पर नजर लगाना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैन फंड जो है, सबसे मैन फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मैन फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड जिसमें सारे रेवेन्यू, जितने भी रेवेन्यूज़ हैं, जो भी पैसा आ रहा है, लोन, जितने लोन रेज किए हैं, लोन पेमेंट किए हैं, सारा इसमें आ जाएगा, इसी के थ्रू होगा, इसी में से निकाला जाएगा। ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड, जितने भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं इसी कंसोलिडेटेड फंड से किए जाएंगे। पार्लियामेंट की अप्रूवल यहाँ पर ज़रूरी है। कंटीजेंसी फंड होता है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंटीजेंसी फंड होता है विच इज़ यूज, ऐसा पैसा जो यूज होता है अनफोर्सिन और एमरजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए, कोई बड़ी आफत आ गई कंट्री पे, तो उस केस में वहाँ से कंटीजेंसी फंड से जो है पैसा निकाला जाता है। इसका आपको बता दूँ, इसका कंट्रोल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, इट इज़ ऑपरेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट मनी इज़ लेटर अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट एंड रिम्बर्स्ड, बाद में, पहले जो है ये सीधा ही प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है, बाद में पार्लियामेंट से भी अप्रूवल ले लेते हैं। पब्लिक अकाउंट जो इंडिया का है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द पब्लिक फंड, स्मॉल सेविंग डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट, इसमें ये चीज़ें आती हैं। और गवर्नमेंट एक्ट ओनली एज अ बैंकर और ट्रस्टी, इसमें कोई भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फंड से पैसे निकालने के लिए, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से। तो ये आपने फंड्स पे भी नज़र लगानी है। इसके नोट्स एप्लीकेशन पे डाले हैं, आपको प्रिंट निकाल के पढ़ने हैं, प्रिंट टेबल हमने बनाया वो इसका, ताकि आपके कम पेजेस में प्रिंट, पैसा खर्चा ना ज़्यादा प्रिंट निकालने में
मोबाइल से पढ़ोगे तो अच्छा नहीं आपको विजिबल होगा, तो आप उसको ज़रूर प्रिंट निकाल के ही पढ़ें। इसके अलावा अकाउंटेंसी, जीके और कंप्यूटर के ऑलरेडी हमने नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं, उसकी वीडियो लेक्चर्स भी कंप्लीट जो है वो एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। एक अभी हम इकोनॉमिक्स क्लासेस चल रही हैं और इसके नोट्स ऑलरेडी हमने क्लासेस स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करके अपलोड कर दिए हैं। साइंस और जो अदर सब्जेक्ट हैं वो हम आगे बाद में कवर करेंगे। तो अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, आपको बता दें इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, इसमें 100+ सेक्शनल और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। चार्जेस जस्ट ओनली एप्लीकेशन चार्जेस 150 रखे हैं, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई 800, 1000, 1200, 1500 कुछ नहीं है। और हर एक सब्जेक्ट के जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट के लगभग 2-3 लेक्चर सामने अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पे। और आज जो इसका इकोनॉमिक्स का यूट्यूब पे एज अ डेमो लास्ट लेक्चर है, 2 ही लेक्चर आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बाकी सारे आपको एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ नोट्स, एमसीक्यू सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, उस पर ज़रूर विजिट करें। अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप JKCB स्टडी फास्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज डेफिनेटली हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक डाल देंगे। ये एप्लीकेशन पे अगर आपके पास नहीं है तो आप क्लिक करोगे तो सीधा प्ले स्टोर में विजिट कर चला जाएगा वो लिंक, और वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसके बाद आप कोर्स बाय करें। ओनली 150 रुपीज़ में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है और क्वालिटी आप खुद डेमो लेक्चर्स में देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रही। थैंक यू।